सभी दोस्तों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय फूले, जय शाहू, जय बिरसा, जय परशुराम। दोस्तों, मैं निखिल सबलाइन नई दिल्ली से आज एक ये विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहा हूँ। और ये विशेष कार्यक्रम के अंदर जो मुख्य अतिथि है, जो मेरे मित्र भी हैं और जो फिल्मों से भी जुड़े रहे लेखक और निर्देशक के रूप में, उनका नाम है कुशल शर्मा। तो मेरी कुशल से बात हो रही थी, तो कुशल ने मुझे जो ये फिल्म आ रही है फूले, इसके ऊपर जिस तरह से पब्लिसिटी के लिए अ, एक ओछी पब्लिसिटी जिसे कहेंगे कि शुरू से लेकर अब तक इसमें एक ओछी पब्लिसिटी चल रही है। तो उस पर ये बात हुई कि अब इसमें मैंने तो एक वीडियो पहले बनाया था, और अब इसके अंदर मैं देख रहा हूँ और उन्होंने भी देखा कि अनुराग कश्यप भी इसमें कूद पड़े। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरा एक और जो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है वो आप देखिएगा। तो मैंने उसमें बताया कि ये जो फिल्म आ रही है, तो इस फिल्म के अंदर इन्होंने पहले ट्रेलर लेकर आया ये, उसके बाद ट्रेलर लेने के बाद फिर ये सेंसर बोर्ड की खबर लेकर आया कि भाई जो सेंसर बोर्ड है ना, वो अ, कुछ कट मांग रहा है। अच्छा, कट मांग रहा है या निर्देश दे रहा है ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये पूरी जगह ये खबर आ गई। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है, इसके जो निर्माता है, उन निर्माताओं में से एक जो निर्माता है, वो निर्माता वही थे जो कि सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर, उनके भी एक फिल्म आई थी ताशकंद फाइल्स, उसके निर्माता है कोई मिस्टर चौकसी। कोई मिस्टर चौकसी है, और एक निर्माता हो रहा है, दो निर्माता उस फिल्म के भी अ, निर्माता रहे। तो अब मैं उस वाले वीडियो में मैंने समझाया कि ये क्या है, ये सब इनकी मिली भगत है। अब बाद में इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं जी, कट करने के लिए नहीं बोला, सेंसर बोर्ड ने तो सजेशन दिया है। अरे भाई, सजेशन तो सेंसर बोर्ड तो लगभग हर फिल्म के लिए सजेशन देता है। को पहली बार तो है नहीं कि सेंसर बोर्ड ने सजेशन दिया है। तो इसको खबरों में आ गई, और खबरों में आने के बाद हो हल्ला मच गया। ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? हर फिल्म के अंदर सेंसर बोर्ड हर फिल्म के अंदर सजेशन देता है। क्या हर फिल्म के जो सजेशन है वो खबरों में आते हैं? हर फिल्म के सजेशन तो खबरों में नहीं आते। तो इस फिल्म के सजेशन ही खबरों में क्यों आए? फिर बाद में कहते हैं कि नहीं जी, ये तो सजेशन थे और कट नहीं बोले हुए। तो वो जो एक प्रमुख व्यक्ति है विवेक अग्निहोत्री, जिनकी कश्मीर फाइल्स आई है, तो इसके अंदर इन्होंने ये बोला कि भाई सेंसर बोर्ड कह रहा है कि ब्राह्मण जो कुछ संगठन है उनका दबाव आया है। तो मैंने यूट्यूब पे ढूंढा तो मेरे को तो कहीं कोई एक वीडियो नहीं मिला कि कोई संगठन ने जो है ना, वो कोई धरना प्रदर्शन किया हो। तो दबाव कहाँ से आया? अब एक आध संगठन को इनको लेटर लिख के दे दे या किसी को बोल दे, तो ऐसे तो ब्राह्मणों के हजारों संगठन है। अगर हजारों संगठन है तो 10-20 धरने प्रदर्शन तो भारत में कहीं होने चाहिए थे। तो कुछ नहीं हुआ। अब इस पूरे नौटंकी के अंदर जो है ना, वो कूद गए अनुराग कश्यप। तो इसके अंदर अनुराग कश्यप कूद पड़े, और अनुराग कश्यप ने तो जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये अनुराग कश्यप चाहते क्या है। इनकी कोई फिल्म तो आ नहीं रही, और मैं तो एक फिल्म मेकर हूँ, और मेरे को तो इनकी कोई फिल्म ना ढंग की कभी लगी। और ये सिर्फ जो है ना, अनुराग कश्यप, ये विवेक अग्निहोत्री, तो मैंने जैसे बताया कुशल आ गए हैं। तो मैंने ये बताया है दर्शकों को कि मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया, और कुशल शर्मा मेरे मित्र आ गए हैं। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में जैसे ये समझाने की कोशिश करी थी, तब तक ये अनुराग कश्यप का सीन नहीं आया था बीच में कि भाई ये जो है ना, फिल्म के अंदर सेंसर बोर्ड ने बोला कि जो भी उसने बोला, पहली बात तो वो बात बाहर निकल के क्यों आई। दूसरी बात ये कि वो बात अगर बाहर निकल के आ गई,
तो ये मीडिया में क्यों छाई? अच्छा, पहले कह रहे हैं कि हमने तो सजेशन बोले हैं, कट नहीं बोले। और जो इसके प्रोड्यूसर है फिल्म के, फूले फिल्म के, ये वही प्रोड्यूसर है जो इनकी फिल्म ताशकंद फाइल के प्रोड्यूसर थे। तो अब ये जो इतनी अभद्र बात बोली अनुराग कश्यप ने कि मैं ब्राह्मणों के मुंह पर, मतलब मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं सामाजिक एकता, हिंदुओं की एकता के लिए, देश की एकता के लिए, वो तो हम पहले बाद में आएंगे। बेशक हम एक हैं, लेकिन अभी तो हम विभाजित है, कहीं ना कहीं विभाजित, मतलब हम अपने समुदाय में जी रहे हैं। और भारत के अंदर अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय के, उसके समुदाय को गाली देते हो या बुरा बोलते हो, तो उस हर व्यक्ति के ऊपर वो गाली जाती है। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि और भी लोग ऐसे अभद्र भाषा बोलने लगते हैं। तो मैंने जब कुशल आपसे बात करी, तो आपने मेरे को जैसे बोला कि अनुराग कश्यप ने ऐसा बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप खुद फिल्मों से जुड़े रहे हैं, तो आप बताइए कि आपको क्या लगा, दुख लगा आपको? और फील कैसा हो रहा है, मतलब उसने ऐसा बोला तो? सबसे पहले हम ये अ, बात करेंगे। जी। अ, म, निखिल, हमारी पिछली बात जब हुई थी उसके बाद जब एक और डेवलपमेंट हुआ था कि अनुराग कश्यप की शायद ट्विटर यानी कि एक्स टाइमलाइन पे किसी ने एक पोस्ट किया था जिसमें अपनी उनके लिए जो तिरस्कार भावना है और जो लोगों के अंदर उनके लिए जो नापसंदगी है उसको किसी व्यक्ति ने व्यक्त किया होगा। तो उन्हें एक हिंदी की एक बहुत सुप्रसिद्ध गाली के साथ उनका उनका फोटो था और वो उनकी टाइमलाइन पे पोस्ट की गई थी, जो अनुराग कश्यप ने उसको फिर दोबारा से रीपोस्ट किया इन शब्दों के साथ कि अ, धन्यवाद मेरे संस्कारी ब्राह्मण मित्रों का इतना प्यार देने के लिए, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। तो वो पोस्ट देखने के बाद मैं आपको सच बताऊं, मुझे कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे इस चीज का या उनके पहले के बयान का कुछ बुरा लग रहा हो, या क्योंकि मेरी नजर में ये सिर्फ और सिर्फ एक जो जैसा कि आपने कहा ही कि उनके पास अब ज्यादा असला बचा नहीं है। अ, उनकी फिल्म्स भी कोई खास आ नहीं रही हैं अब आगे। तो आई थिंक ये किसी ना किसी तरह सुर्खियों में बने रहने और एटलीस्ट जो उनका अभी जो प्रेजेंटली जो वर्तमान में उनका उनकी जो फिल्म रिलीज हुई है फूले, उसके लिए थोड़ी कंट्रोवर्सी और थोड़ी ताकि उसके लिए लोग आकर्षित हों, किसी तरह देखें। लेकिन वो ऐसा ऐसे बयान देके और इस तरह की बातें करके वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी डिवाइड कर रहे हैं। मतलब देश तो डिवाइड है ही जो लेकिन फूले हमारे। में तो, पहली बात तो फूले में तो इनका कोई रोल है ही नहीं। क्या रोल है? तो कोई प्रोड्यूसर भी नहीं है उसके। हाँ, तो ये चीजें मेरी शायद ये मेरा इग्नोरेंस है, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे शायद ऐसा मतलब गलत फहमी क्योंकि थी अगर कि ये शायद। खुद ये अगर डायरेक्ट प्रोड्यूसर होते, ऐसी बात बोलते नहीं, तब तो इनको डर लगता। पर बात ये है कि हमने देखा है कि जो अनिर्बन वाला केस हुआ था, शायद इनकी अनिर्बन गोस्वामी से भी अनबन हुई थी, और उसको भी अच्छा। इन्होंने हाईलाइट किया था। तो ये जो अनुराग कश्यप है, अब लगता है कि बहुत समय से ये डायरेक्टर का काम तो इनको मिल नहीं रहा, और ये उन प्रोड्यूसर्स के साथ मिलके मीडिया, देखिए पूरा पूरा जो गैंग चलता है, मीडिया का गैंग है। तो ये एक पूरा गैंग है, लेकिन हम इस गैंग पे चर्चा करेंगे। लेकिन कुशल, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, आपने कई साल मुंबई में भी काम किया है। जब एक व्यक्ति जो मीडिया की इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद ऐसी अभद्र भाषा बोलता है, तो इसके कुछ दुष्परिणामों पे बताइए आप। क्योंकि मैं तो हर जगह ये पोस्ट कर रहा हूँ अपने पुराने वीडियो को कि भाई ये इनकी नौटंकी है, ये मिलजुल कर जो है ना फिल्म की पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ये सब आपस में मिले हुए हैं, इनका कोई दीन धर्म कुछ नहीं है। अच्छा, ये खुद ब्राह्मण है, मेरे ख्याल से कश्यप खुद ब्राह्मण है। महादेवन जो देखिए, है मुझे वो, ये कहना मुश्किल होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में कश्यप जो उपनाम लगाते हैं लोग सरनेम के तौर पे, जो कश्यप लिखते हैं अपने नाम के आगे, वो कहार जाति से भी होते हैं, कहार या धीमर। तो कहार और झीमर और ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिच और फैमिली से है। जैसे आपको लगता है कहार या जैसा झीमर होता आपका, है कुछ? हाँ, कश्यप किसी का अगर सरनेम हो तो उनके ब्राह्मण होने की भी संभावना है, क्योंकि कश्यप एक गोत्र भी है। और ब्राह्मणों में कई ऐसे भी परिवार होते हैं जो अपने गोत्र को ही अपने सरनेम के तौर पे लिखते हैं। तो अच्छा, इस तो बारे में कश्यप गोत्र मैं। तब भी लगता है, जो जो गोत्र निर्धारित करते हैं जो ब्राह्मण, वो कहते हैं कि अगर किसी को अपना गोत्र नहीं पता तो वो भी कश्यप लगा सकता है। पर
क्योंकि मेरी कमल सर से शायद बातचीत हुई हुई है इस बारे में, ये शायद ब्राह्मण है मेरे हिसाब से। अच्छा, अनंत महादेवन है जो फिल्म के डायरेक्टर है, वो भी ब्राह्मण है आई थिंक। जो चौकसी होते हैं जो प्रोड्यूसर्स में से हैं, हाँ, चौकसी वो भी गुजराती ब्राह्मण गुजरात के होते ब्राह्मण है। और ये हैं, जो गुजराती। इसमें बैठे हुए हैं, सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं, ये भी अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री, ये भी ब्राह्मण है, और भी ब्राह्मण है वहां पर। अच्छा, मैंने तो जैसे बताया आपको भी, दर्शकों को ये भी, मैंने तो कोई यूट्यूब पे कोई धरना प्रदर्शन देखा नहीं, कोई ऐसा धरना प्रदर्शन हो गया हो कि उसकी इतनी मीडिया में हाईलाइट हो जाए। तो ये हाँ, ये ब्राह्मणों के खिलाफ इतना षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं ऐसा, ये बदनाम ब्राह्मणों को कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? नहीं नहीं, देखिए मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं बस अपने मित्रों और जो जिसकी जो जो इनके किसी अपने मित्र की फिल्म है, उसके लिए थोड़ी सी ऑडियंस जुटाना। क्योंकि देखिए मार्केट की दृष्टि से भी अगर इसे देखा जाए और मार्केटिंग की दृष्टि से, तो ये कहा जाता है कि हर प्रोडक्ट का एक मार्केट होता है। अब ये इसके लिए जानते हैं कि अब ये जो फिल्म है ये उसको उसी तरह मार्केट कर रहे हैं, उसी तरह उसकी पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं कि जो टारगेट ऑडियंस पोलराइज होके और फिर इस फिल्म को शायद ज्यादा सपोर्ट करे, जिसके अंदर पिछड़ी जाति के लोग और अगड़ी जाति में जो खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा लिबरल या अ, मनुवादी के विरुद्ध मानते हैं, ऐसे लोग वो इनसे और ज्यादा, और ये अपने ब्रांड इमेज का पूरा फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने जो पहले जो भी काम किया है, बेशक अभी ये जैसा कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं, लेकिन इन्होंने अ, अपने करियर की शुरुआत में जो भी नाम कमाया है, तो इनका एक एक फॉलोइंग, एक फैन फॉलोइंग, एक मार्केट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को एक एक्टिविस्ट के तौर पे शो करके, एक बहुत ज्यादा लिबरल व्यक्ति जो कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध है। और हाँ, लेकिन इस सिलसिले में जो ये कर रहे हैं वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि ये समाज को बांटने का काम है। और जैसा कि मैंने कहा कि मतलब ये काम अभी तक हम सोचते थे कि सिर्फ राजनीतिक नेताओं के द्वारा किया जाता है, बट अब हम देख रहे हैं कि फिल्म मेकर, जिनका काम होना चाहिए अपनी आर्ट पे फोकस करना, अपनी फिल्म मेकिंग पे फोकस करना, अ, और सबके लिए एक ऐसी फिल्म बनाना जो पूरे समाज के लिए हो, ना कि वो इस तरह दर्शकों को भी और एक मार्केट को बांटने का की कोशिश करें कि चलो मैं पोलराइज करके और इधर के मैं 100% ऑडियंस ले लूं। और तो ये कहीं ना कहीं इनकी समझदारी की कमी को दर्शाता है। और मुझे लगता है जो समझदार वर्ग है इनके फॉलोअर्स में भी, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को भांप सकता है और देख सकता है। लेकिन कुशल, आपको तो जो दुख हुआ, मुझे एक दुख ये होता है, मैं फिल्मों में काम करता था, ये मेरा 16वां साल है बाबा साहेब जी के मिशन में। आपने मेरी बहुत आर्थिक मदद करी, आपने मुझे प्रोत्साहन भी दिया। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जी की पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी फंडिंग मेरे मित्र कुशल शर्मा ने करी है। और कुशल ने हमेशा मेरा जो है ना बहुत साथ दिया है, मेरा प्रोत्साहन दिया है, एक एक लेखक के रूप में और एक अम्बेडकरवादी मिशनरी के रूप में। लेकिन दर्शकों को बताऊंगा कुशल, आपको भी, कि जब मैं देखता हूँ कि लोग जो है ना, पहले तो ये शिकायत करते थे कि हमारा मीडिया नहीं है, तो लोग सोशल मीडिया पे आए, जितने भी अम्बेडकरवादी फॉलोअर्स थे। अब वो जब सोशल मीडिया पे आ गए, तो बजाय इसके से मेरा जैसा इंसान उनको कहता है, समझाता है कि भैया इस प्रपंच में मत पड़ो, तो वो उसकी बात ना सुनकर इन लोगों की बात सुनते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? अब वो उनको बीबीसी की बात सुननी है, या एनडीटीवी की बात सुननी है, या ललन टॉप की बात सुननी है, तो वो जो उनके लिए काम कर रहा है इतने सालों से, सब कुछ त्याग कर, हमारी जो है ना कोई बहुत बड़ी सेल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम निरंतर काम करते रहते हैं। मेरे साथ और दो लोग काम है, परिवार का सपोर्ट होता है, आपका एक मित्र के रूप में सपोर्ट होता है। तो मेरी बात तो वो मानते नहीं है, हमारे वीडियो देखते नहीं है, लेकिन उन वीडियो पे जा रहे हैं और पागलों की तरह। और ऐसा भी है कि बहुत सारे जैसे नाम से, जैसे दलित वॉइस, ऐसा कोई नाम हो गया डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से, ये मार्केटिंग कंपनियां भी अपने फेसबुक के ऊपर जो है ना ग्रुप और पेजेस बना देते हैं। और क्योंकि ये पैसे लगा के उसमें ऐसा एडवर्टाइज करते हैं कि इनके लाखों फॉलोअर्स आ जाते हैं। जब लाखों फॉलोवर आ गए तो नंबर गेम चलता है, तो बहुत सारे लोग ज्यादा कमेंट करेंगे तो ज्यादा लोग लाइक करेंगे, तो पूरा हाईजैक करके ले जाते हैं सामाजिक मिशन को। लेकिन लोग जा रहे हैं, वो ढूंढते नहीं है, खोजते नहीं कि कौन सच्चे मिशनरी है। ऐसे आप तो क्या ये कहना चाहोगे? हाँ, तो ये तो भीड़ चाल वाली बात है। जैसा कि अब ये टेक्नोलॉजी ही इस तरह की है कि जिसमें
जिस तरह आप जितना उस पे उसको प्रमोट कर सकें, और जितना आप उसे जो है एक फोकस में ला सकें, और जितने ज्यादा आपके व्यूज हो जाएंगे उतना ही फिर और ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूंगा दर्शकों को कि निखिल सबलानिया जो मेरे मित्र हैं, इनको मैंने विगत 25 वर्षों से, लगभग हाँ 25 साल हो रहे हैं, जब से मैंने इनको निरंतर एक मिशन के ऊपर बहुत ही सच्चाई से और सिंसियरिटी से नहीं, काम आप करते ना हुए। दर्शकों को ये भी बताओ। देखो, मैं दर्शकों को बताता हूँ, कुशल ने मुझे जो 4 साल के आसपास हमने फिल्म इंस्टीट्यूट में बिताया है। कुशल, बताओ कि मैं वहां पे कितना पढ़ता था, और मैं जो कितना काम करता था, तो मीडिया की जो ट्रेनिंग कर रहता था। किस लिए? मैं क्योंकि एक दिन सामाजिक मुद्दों पे अगर मुझे मौका मिले तो मैं समाज में कोई परिवर्तन लेकर आऊं। आप थोड़ा सा बताओ उस बारे में दर्शकों को। जी, तो मैं मैं वही लाइब्रेरी अपनी में कितना समय बिताता था। मैं अपनी यादों के पन्नों को पलट के वहीं से शुरुआत कर रहा था कि जो हमने साल 2003 से 6, या मैं कहूँ 7, 2003 से 7, जब हमारा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हमने किया साथ में, तो मैंने हमेशा अपने मित्र निखिल को देखा है कि वो बहुत ज्यादा अध्ययन करते थे, और उन्होंने शायद उस टाइम वो मतलब आप अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे थे, और मैं हमेशा देखता था कि आप अ, अंबेडकर साहित्य से खुद को अवगत कर रहे हैं, बुद्ध साहित्य से। और उस दौरान जब आप छुट्टी पे भी आते थे अपने घर दिल्ली, तो मुझे याद है कि आप जो जंतर मंतर में पूरे इंडिया से जो प्रदर्शनकारी आते हैं, जो समाज का दबा पिछड़ा वर्ग है, और वो किसी भी चीज से परेशान है, तो वो अपनी परेशानियों को लेके जब वहां धरना प्रदर्शन करते थे, तो आप इनफैक्ट उनके लिए चाय नाश्ता वगैरह भी अपने घर से लेके जाते थे, जिसका आपने कभी कोई उस टाइम तो कोई यूट्यूब वगैरह चैनल भी नहीं था। आप ये चीजें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते आए हैं, तो ये चीज मैंने खुद देखी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो जितने भी मिशंस हैं, सामाजिक मिशन, इन सबको हाईजैक किया जाता है इन बड़े चैनल्स और इन बड़े मैं कहूँगा कंपनियों के द्वारा, या बड़े जो संगठन हैं जिनको फंडिंग है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो अपना काम सिंसियरिटी से कर रहे हैं, सच्चाई से, वो कहीं ना कहीं छुपे हुए होते हैं। तो ये समझदारी लोगों में होनी चाहिए कि वो जो है सच और अपना भी विवेक उसमें अप्लाई करें। और अ, बल्कि मैं ये बात सिर्फ अनुराग कश्यप जी के जो फॉलोअर्स हैं, या जो उनकी बातों में आ रहे हैं, उनसे नहीं, बल्कि जो उनका विरोध कर रहे हैं। मेरे कल जहन में यही आ रहा था कि जब उन्होंने वो पोस्ट रीपोस्ट किया अनुराग कश्यप ने, कि मेरे संस्कारी ब्राह्मण मित्रों का धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, उसके नीचे मैंने देखा लाइन से जो उनके विरोधी हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दूसरे किसी मतलब वर्ग से आते हो, ज्यादातर हिंदू लोग ही थे, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे उसके ऊपर, गुस्से के साथ कमेंट कर रहे थे कि तुम इसी के लायक हो, और तुम्हारे लिए जो गालियां दी गई हैं तुम इसके पात्र हो, वगैरह वगैरह। मेरा मानना है लोगों को इतना रिएक्ट भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे सिर्फ उनको और ज्यादा जो उनका अपना ऑब्जेक्टिव है उसी को सफल कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए कि फाइनली वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, एक प्रोफेशनल है। वो अपना सिर्फ धंधा थोड़ा प्रमोट करना चाह रहे हैं, अपनी जो उनकी खोती हुई उनका करियर है, उनका गिरता हुआ करियर ग्राफ है, और उनको जो काम नहीं है, तो वो अपने आप को किसी ना किसी तरह सुर्खियों में, अपनी रेलेवेंस को, अब कि वो अभी भी मतलब रेलेवेंट है, वो इस चीज को बरकरार रखने के लिए वो इस तरह की चीजें करें, तो उस पर रिएक्ट करने की कोई बात ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं कि उनकी ट्वीट को इस तरह रिएक्ट भी किया जाए, क्योंकि एक्चुअल में उनके अंदर इस मुद्दे को लेके और इस एक्टिविज्म को लेके कोई सच्चाई है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक व्यापारी हैं इन सब बातों के, इन इमोशंस के, लोगों की इमोशंस को किस तरह इस्तेमाल करके अपना व्यापार बढ़ाना है, तो वो उन्हीं में से एक है। हम इस पे एक बात मैंने आपसे कही थी कि इसके जो दूरागामी परिणाम क्या होंगे। ऐसे ये मतलब, देखिए, अपराध तो अपराध होता है। अपराधी कोई भी हो इस देश में, मैं ये भी देख रहा हूँ कि अपराध जो है ना, अपराध को जातिवाद बना दिया जाता है। जाति कई बार फैक्टर होती है, लेकिन ये नहीं कि हर बार जाति फैक्टर होगी। तो इसके दूरागामी परिणाम क्या होंगे? इसके दूरगामी परिणाम यही है, जैसा कि इस तरह की चीजों को मेन स्ट्रीम किया जाना, कि
कोई अपने आप को खुलेआम इस तरह एक्टिविस्ट बोल के, और वो कुछ भी एकदम जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे एक समाज को बांटने वाली और किसी एक विशेष वर्ग के लिए एक जाति सूचक टिप्पणी, जो कि एक बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी है, इस तरह के शब्द अगर अ, इस पे कोई कानूनी कार्रवाई अगर ना हो, तो ये तो फिर एक बहुत ही गलत किसी ना किसी तरह संदेश जा रहा है इस तरह के लोगों के लिए, जो इस तरह के बिजनेसमैन हैं, और इस तरह का जिन्हें अपने व्यापारिक फायदों के लिए जिन्हें इस तरह की टिप्पणियां करनी है। तो ये तो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। जी कुशल, ये आपने जो कहा कानूनी कार्रवाई करनी है, देखिए आप कॉरपोरेट जगत से भी जुड़े हैं बहुत अच्छे से, आपका जो कार्य क्षेत्र है फिलहाल उसके अंदर आप देश की नहीं बल्कि दुनिया की सब कॉरपोरेट जगत की दुनिया से जुड़े हुए हो, और आपने खुद फेसबुक छोड़ दिया है। अभी एक जी। केस आया है, लोगों को शायद पता नहीं है कि फेसबुक का ऊपर मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक मेटा कंपनी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के मालिक हैं, हम्म। यहाँ पे एक एम्प्लॉय थी सारा वेन विलियम्स, उसने एक किताब लिखी। वो किताब लिखने के बाद फेसबुक ने उस पर केस कर दिया कि भैया तू अगर हमारे बारे में कुछ भी बोलेगी और या उस किताब से आधारित और कोई कुछ बोलेगा, यहाँ तक कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भी बोलते हैं तो $50,000 की पेनल्टी लगेगी। तो सारा विलियम वेंस ने एक बात बताई है, तो वो कांग्रेस के आगे गई, लगभग 2 घंटे की कांग्रेस जो सेनेट के आगे, वहां पर उसके कन्फेशन उसने किया है कि इसने जो है ना ये मुझे इस तरह से धमका रहा है और ये क्या कर रहा है। तो वो एक लंबा वीडियो मैंने उस पर बनाया, वो लोग दर्शक देख सकते हैं, लेकिन मोटी बात मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ और इस पर कुशल फिर आप बताइएगा। तो वो बताती है कि ये जो जितने भी वहां पे टेक कंपनीज है ना, ये कोई भी अपने बच्चों को फेसबुक इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने नहीं देते। हम सब एक बिहेवियरल जो हमारा जो बिहेवियर होता है कि हमें नफरत के अंदर पहुंचाना, क्योंकि इंसान जो होता है ना वो नेगेटिव इमोशन उसके हावी होते हैं उसके ऊपर। तो आपने तो फेसबुक छोड़ दिया बहुत पहले आई थिंक। तो ये कॉरपोरेट जगत और ये टेक कंपनीज किस तरह से लोगों को जो है ना भ्रमित करती है या उकसाती है, इस पर भी कुछ आप बताएंगे? हाँ, तो जो आपने अभी ये हाल का एक जो अमेरिका में एक बड़ा खुलासा हुआ है, या मैं यूं कहूँ हो रहा है, इसके बारे में आपने उस दिन भी मुझे बताया था। तो मैंने फिर सारा विन विलियम्स की पूरी टेस्टिमनी जो उन्होंने की है कांग्रेस के सामने, यानी वहाँ की जो संसद है उसके सामने, और जो कमेटी वहाँ स्थापित की गई है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो मैंने पूरी उनकी टेस्टिमनी मैंने देखी। और मैं फेसबुक छोड़ने का मेरा कारण तो ये था, या कोई भी सोशल मीडिया, क्योंकि वो एक अलग कारण था। वो तो मतलब अपना स्क्रीन टाइम कम करने के लिए। लेकिन हाँ, आपका कहना सही है, जितनी भी टेक कंपनीज हैं, जैसा कि सारा ने खुद भी बोला कि इनमें मौजूद हजारों लोग जो काम करते हैं, जो इनके सीनियर लीडरशिप में है, और उन सैकड़ों लोगों में वो लोग बड़े कॉन्शियस तरीके से अपने बच्चों को का एक्सपोजर नहीं होने देते। तो इसे कहीं ना कहीं इसी से बहुत बड़ा एक मतलब हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह इस पावर से, सोशल मीडिया की पावर से पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करना, और वो भी अ, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। किसी तरह का उनके अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कोई किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। बस उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि उनके नेटवर्क से ज्यादा लोग जुड़े हों, ताकि जो एडवर्टाइजमेंट्स वहां दिखाए जाएं वो ज्यादा से ज्यादा आई बॉल्स, ज्यादा से ज्यादा आंखें देखें, और उनका अपना उनका जो उनकी अर्निंग्स बढ़े, उनका रेवेन्यू, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस चक्कर में वो कई बार जैसा कि आपने कहा, नेगेटिव इमोशंस कि नेगेटिविटी के लिए इंसान एक ये इंसानी फितरत है कि पहले अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव चीजों के लिए बाद में, और हमेशा कंट्रोवर्सी और इस तरह की चीजें ही जो है वो हमें आकर्षित करती हैं। ये हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है बिग टेक कंपनियां जो हैं, उनका ऐसा किया जाना। तो कहीं ना कहीं इस पे लगाम भी जरूरी है, और जो कि मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी पहल है जो अमेरिकी सेनेट ने इस मुद्दे को उठाया। और जबकि फेसबुक ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि ये टेस्टिमनी ना हो, और सारा विन विलियम्स
और ज्यादा मतलब अपने अंदर जो भी उन्होंने देखा है एक फेसबुक की सीनियर एम्प्लॉय होने के नाते, वो दुनिया के सामने ना आए। लेकिन सेनेट ने फेसबुक एक चाह रहा था कि वो एक प्रेसिडेंट, एक उदाहरण पेश कर दे दुनिया के सामने कि कोई भी मुंह ना खोले, कोई मुंह ना खोले, कोई राइट। मुंह ना जिस खोले। तो कमाल की बात तो यही है कि जो फेसबुक और जो सोशल मीडिया अपने आप को इस तरह पेश करते हैं कि वो फ्री स्पीच और फ्री एक्सप्रेशन और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड और दुनिया में सबको कनेक्ट करके एक फ्री स्पीच के एक वो मतलब चैंपियन है, कि वो फ्री स्पीच के मतलब ठेकेदार हैं। लेकिन वो खुद देखिए कि एक एक फ्री स्पीच को किस तरह दबा भी सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं उसे दबाने में, अच्छा इस जो कि की मैल प्रैक्टिस और उनकी अपनी जो अंदर की जो उनके जो डार्क सीक्रेट्स हैं, जो उनके गलत किए हुए रॉन्ग डूइंग्स हैं, उनको अगर कोई उजागर कर रहा है कोई एम्प्लॉय, तो किस तरह के उन्होंने उन्होंने तो इवन ये तक भी सारा विन विलियम्स के ऊपर जो था कंडीशन लगाई थी कि अगर आप फेसबुक का मेंशन भी करेंगे, उल्लेख मौखिक तौर पे, अगर वर्बली आप कहीं किसी पब्लिक फोरम में कहीं पे भी आप बिना माइक या बिना कैमरे के भी अगर आप फेसबुक बोल देंगे और उसके साथ कुछ नेगेटिव, तो आप पे हर बार $50,000 का आप पे फाइन लगेगा। तो इस तरह की कंडीशंस आप सोचिए। अच्छा एक बात ये भी है कुशल, ये तो अनुराग कश्यप, अनंत महादेवन, या ये कौन है इधर का सेंसर बोर्ड पे जो बंदे बैठे हुए हैं। मैं वैसे ये बात क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एक बार मेरे पास एक प्रोड्यूसर आए फिल्म की राइटिंग के लिए। तो वो भाई साहब, उनके पास ना आइडिया था ना कॉन्सेप्ट था। उनके पास दो चीजें थी कि मैंने फला एक्टर लेना है। लेकिन फला एक्टर से भी पहले उनके दिमाग में, उन्होंने जानते हो मेरे को क्या बताया? उन्होंने मुझे फिल्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, फिल्म की स्टोरी नहीं बताई। उन्होंने कहा मेरे पास ना एक ऐसा आइडिया है कि उससे ऐसे कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो और ये तो आज की बात नहीं है, ये बात है 2000, आई थिंक 10 की बात होगी, ये 10 11, 10 की 8 9 10, बल्कि और पहले की बात होगी, 8 9 की बात होगी। जब मैं काम कर भी रहा था बॉम्बे में भी और दिल्ली में भी काम कर रहा तब की बात है। तो मैं कह रहा था, जी लेकिन जो इस तरह के जो नेता है, अभी कुछ नेता हैं, अब जैसे एक वो प्रोफेसर है, कौन है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। भाई वो तो जी। जैसे जैसे चीन का ड्रैगन आग उगलता है ऐसे आग उगल रहे हैं। अब ये सारे जो नेता है ना, इनको मौका मिल जाता है, इनको कोई फिल्म वालों की नॉलेज नहीं है कुछ। और मेरे को लगता है इनको नॉलेज भी होती है, तो ये तो जो है ना अपना करियर की बनाने के लिए, मतलब लोगों को दबा के टॉयलेट भड़काओ, ब्रेक। हाँ भड़काओ। जी। तो ये कैसे अम्बेडकरवादी नेता हैं ये? बाबा साहब तो ऐसे कभी ऐसे भड़काया नहीं। जी हाँ, जी क्योंकि हाँ। मैं एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ये किताब है डॉक्टर अम्बेडकर जी की, जाति का संघार, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट। इसमें कुशल ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है इस किताब को। मैंने इसको ट्रांसलेट किया, इसमें दो किताबें हैं ये। तो इस पुस्तक में बाबा साहेब जी एक बात लिखते हैं, और मैं बता रहा हूँ सब दर्शकों का, कुशल आपको भी, बड़ी प्यारी बात लिखते हैं वो। ये किताब उन्होंने हिंदुओं के मंच से भाषण देना था, इसमें जो था वो उनको भाषण नहीं देना दिया गया, वो एक अलग कहानी है, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन एक बड़ी प्यारी उन्होंने बात लिखी कि यूरोप के अंदर जो यूरोप के लोग थे, उनमें ईसाई जो प्रमुख तौर पे हैं, उनमें इतने युद्ध हुए लेकिन फिर भी वो एक हो गए। तो ये तो हमारा जो मिशन है बाबा साहेब जी का, तो लोगों को जोड़ने वाला मिशन है ना। तो ये जो लोग हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे या अनुराग कश्यप जैसे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो कोई जाट हो, कोई भी हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे SC ST है, OBC, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, क्या उसका ये दायित्व नहीं बनता कि जो है ना हम लोगों को जोड़े? जी हाँ। जी बिल्कुल दायित्व बनता है। और आई थिंक आपने पूरी बात सामने रखी ही है, तो इसमें ज्यादा कुछ ऐड करने का स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लोगों ने एक्चुअली अध्ययन किया ही नहीं है, लोगों ने पढ़ा ही नहीं है कि बाबा साहेब के शब्द क्या थे, उनके विचार क्या थे, उन चीजों में से चुनिंदा चीजों को लेके और उन्हें पूरा विकृत करके, और जो भी बाबा साहेब की अपनी लाइफ में जो भी चीजें रही हैं कि उन्होंने अगर बुद्ध धर्म की ओर गए तो क्यों गए, और उन्होंने क्या मतलब जो भी उन्होंने उनके विचार थे जिनको वो जिनमें वो विश्वास रखते थे, उन चीजों की पूरी जानकारी के बिना और उन चीजों को जाने बिना एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जो एक वो होती है इच्छा या लालसा, कि कहीं ना कहीं मुझे। किसी ने ये भी जानकारी दी कि जो ज्योतिबा फूले जी ने स्कूल शुरू किया था, उसकी जगह भी ब्राह्मणों ने दी थी उस स्कूल के हाँ, लिए।
इन चीजों को कभी हाईलाइट नहीं किया जाता और इन पे बात नहीं की जाती। और सिर्फ जो हम देखेंगे वो यही देखेंगे कि बस कोई अपने आप को जो दलित एक्टिविस्ट बता रहा है या नेता बता रहा है, वो जाके अंबेडकर जयंती पे कहीं मूर्तियां तोड़ देगा और जो है हिंदू धर्म ग्रंथों को जला के, और बस वो इसी चीज को प्रमोट करेंगे किसी ना किसी तरह समाज को बांटने के लिए, इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज को करेंगे। ऐसे तो अभी तो मान लीजिए एक फूले फिल्म बनाई है इन्होंने, तो इनको तो एक ये लगा है ना कि, और इनको जो मिल रहा है, मौका मिल रहा है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का, और टेक्नोलॉजी भी जो है ना उस कंट्रोवर्सी को हवा देने का काम कर रही है, तो इससे तो ये और बनाते जाएंगे, ये तो अमीर होते जाएंगे हैं। तो जब मैंने बाबा साहेब जी की टी शर्टें बेचनी शुरू करी, तो मेरा एक ये लक्ष्य भी था कि चलो बाबा साहेब जी की यादें आए, और किताबें लोग कम पढ़ते हैं तो कम से कम एक धन आ जाए। तो मैंने देखा वो टी शर्ट के काम में भी ना बहुत सारे ऐसे लोग घुस गए जिनको सिर्फ 14 अप्रैल पे आओ और पैसा कमाओ और निकल जाओ। तो ये जो लोग आएंगे, तो ये जो मिशन है ये, अच्छा ये क्या खाली बाबा साहेब जी का मिशन है? बाबा साहेब जी के दो ब्राह्मण मित्र थे, उनकी पत्नी ब्राह्मण थी, द्वितीय पत्नी। सहस्त्र बुद्धे ब्राह्मण थे। बाल गंगाधर तिलक के, क्या नाम था उनका, एक तिलक करके थे, श्रीधर पंत तिलक, वो ब्राह्मण थे। उनका तो इतना हैरेसमेंट हुआ सोशल रिफॉर्म के लिए, उन्होंने सुसाइड तक कर लिया और लिख के दिया कि मेरा हैरेसमेंट हुआ है। उनकी वाइफ का हैरेसमेंट आज तक दलित करते आ रहे हैं कि नहीं इन्होंने बाबा साहब को मारा, जबकि उनका परिवार कुछ नहीं कहता। तो ये अपने आप में एक नई नफरत की दुनिया जो बसा बसा रहे हैं, ये उनको तो उनका क्यों नहीं कंट्रीब्यूशन बताते? कोई मूर्ति हम्म। नहीं लगी सहस्त्र बुद्धे की, कोई श्रीधर पंत तिलक की इन्होंने कभी मूर्ति नहीं लगाई। और इनकी ये कमजोरी है ना, तभी तो ये जो प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर, इन्हीं की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं ना। ये भी तो बटे हुए हैं ना जी आपस में, दलितों में जो जातियां हैं या ओबीसी की जातियां हैं। अब यादवों से पूछो भाई, कितने यादवों के रिश्ते जो है ना वो गैर यादवों में होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये जो अगर भेड़चाल इस तरह की चल पड़ी, तो इससे हमारे जो मिशन के जो काम है बाबा साहेब जी के जोड़ने के, या श्रीधर पंत तिलक के काम थे, या सहस्त्र बुद्धे के काम थे, या और भी लोग जो है प्रबुद्ध लोग रहे हैं, तो उनके तो कामों पे तो पानी फेर रहे हैं दो पैसे के लिए, 2 कौड़ी के लोग हैं। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। नहीं तो इनको मैं क्या बोलेंगे, आप राष्ट्र द्रोही बोलेंगे? अगर आप मेरे को पता है आपको पुतिन पसंद है, आपका और पुतिन का 7 अक्टूबर का जन्मदिन है। आप पुतिन होते तो क्या करते? इनकी खटिया खड़ी करते? मैं बताता हूँ मैं क्या करता, मैं तो इनको उल्टा पकड़ के टांग देता। ये ऐसे जो है ना देश को तोड़ने का काम करते हैं, तो आप क्या करते? नहीं, इनके, हाँ, इनके विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई करना, इस तरह की देश और समाज को तोड़ने वाली जो गतिविधियां, और इच्छाकृत तरीके से जानबूझकर कुछ चीजों को दबाए रखना और उन्हें हाशिए पे रखना, या तो ये एक कहीं ना कहीं मानसिकता है जो विकृत है, वे और ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये एक षड्यंत्र है। और उस रोज मैं ये भी सोच रहा था कि हमारी जो न्याय प्रणाली और हमारी जो व्यवस्था है भारत में, अ, इसके अंदर कहीं ना कहीं और थोड़ा सुधार लाके और रिफॉर्म लाके इसे थोड़ा सा लचीला और थोड़ा इसको गतिशील बनाने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, ये टेस्टिमनी और विसल ब्लोअर का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जो अमेरिका में है। कि अगर कोई व्यक्ति किसी बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे, किसी बड़े उच्च पद पे, सीनियर पोजीशन पे किसी कंपनी में कोई व्यक्ति था, जिस जो ऐसी बातों से अवगत है और जिसे ऐसी जानकारी है कि वो उसकी कंपनी ने क्या क्या जो गलत काम किए हैं, जिनके ऊपर अंदरूनी सहमति बना के और एक साजिश के तहत उन चीजों को किया गया, उन फैसलों को लिया गया, और उस कंपनी के द्वारा जो भी इस तरह की रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको अ, समाज के सामने लाना, देश के सामने लाना। तो इसके लिए वहां पे एक फॉर्मल, एक औपचारिक तौर पे टर्म होता है विसल ब्लोअर, कि ऐसे व्यक्ति को फिर कानून की दृष्टि में विसल ब्लोअर भारत माना में तो जाए। जो आप कह रहे हो विसल ब्लोअर, मतलब एक आदमी जो अपनी संस्था के बारे में उसकी बुराइयां उजागर करता है। अब भारत में तो ये हुआ कि भारत में आज तक एक ही हाई कोर्ट का जज है जो जेल गया, वो तो विसल ब्लोअर था, वो दलित समाज हम्म। से आता था, जस्टिस कर्नन। जी उन्होंने लेटर जी। लिख के सारे जजों के नाम बताए। अब हम देख रहे हैं कि हम्म जजों के घर के अंदर कितने नोट के बंडल निकल रहे हैं। अभी यहीं पर हम्म। हमारे घर के पास एक जज ने 6.5 करोड़ रुपए का मकान बेचा है। उसने यूपी में जी नया एक और मकान, मतलब कितने उसके मकान होंगे। तो और आपको जी। मैं बताता हूँ इसमें भी एक ऑटोनोमस क्या होता है,
जैसे जो वृद्धों वाला एक रूल, मतलब एक कानून था कि भैया पहले, अब वो नहीं है कि वृद्ध अगर बोलते शिकायत करते तो उनके बेटा और बहू को उठा के पुलिस बाहर निकाल देती थी। उसमें उसके जी पास पुलिस की पावर थी। तो वहां पे जो जज बैठे हुए थे, वो एक एक 2-2 लाख रुपए तो दिल्ली में खा रहे थे कि अगर 1-2 लाख रुपए दोगे, जैसे बाप की कंप्लेंट आ गई, माँ की कंप्लेंट आ गई, तो वो जो उसका बेटा और बहू है उसको कहते थे भैया तू 1-1.5 लाख रुपए लिया, फिर हम ये अपने हम्म ऑर्डर निरस्त कर देंगे। तो वो भी ऐसे गलत फायदा उठा रहे थे। कुणाल कामरा वाले केस में तो जाके जो है ना, वहां पे तो उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई, उसको तो उठा लिया महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र में बैठ के बाबा साहेब की जमीन पे, शाहू जी की जमीन और फूले की जमीन पे बैठ के ये लोग ऐसी अभद्र बातें कर रहे हैं और दुनिया को, देश को बांट रहे हैं। तो क्या लगता है, महाराष्ट्र सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए इन पर? जी बिल्कुल। और ये किसी भी तरह की तुष्टीकरण की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कि ये न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए, कि जो चीज सही का पक्ष लेते हुए और गलत के विरुद्ध एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं तो सही बताऊं, मैं तो, मेरे को तो बहुत बुरा लगा, बहुत दुख लगा, और मैं निरंतर यही करता हूँ प्रयास। आपको याद है एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कुछ अभद्र बात लिख दी थी ज्ञानवाणी मस्जिद को लेके, क्या नाम है प्रोफेसर का, रतन लाल। मैंने तभी लिखा था कि भाई आप ये जो ये प्रोफेसर है ठीक है। अभी मुझे पता लगा रतन लाल ने लॉकडाउन तक, अभी तो वो रिटायर होने वाले हैं, लॉकडाउन तक कभी बाबा साहब को पढ़ा ही नहीं था। और ये तो लॉकडाउन से पहले की भी बात है। अब वो कांग्रेस से जी जुड़े हुए हैं, ये भी हमने देखा। तो ये जो उन्होंने बात लिखी, देखिए इसका दूरागामी दूरगामी परिणाम की जो मैंने बात करी आपसे शुरुआत में, तो मेरे को किसी जी ने उस समय बताया कि ये इनकी बातें लिख कर ना, और भी एक दो लड़कों ने जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसे अभद्र टिप्पणियां लिख दी। अब ये तो आदमी जो है ना, दिल्ली में बैठा हुआ इंसान है, ये खुद कांग्रेस से जुड़ा हुआ इंसान, पॉलिटिकल पार्टी से है, इनके भाई पुलिस में बड़े अफसर हैं, तो ये तो बड़े वेल सेटल्ड है जी स्ट्रांग है। लेकिन वो जो बेचारा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 2 लड़कों को पुलिस ने उठा लिया, उनकी कंप्लेंट हो गई। तो अब ऐसे अगर ये अनुराग कश्यप ने ऐसी बात लिखी है, और ये हम्म, सेंसर बोर्ड के अंदर के और गवर्नमेंट जो इनके प्रोड्यूसर मिलके, डायरेक्टर मिलके ऐसी जालसाजी कर रहे हैं, लोगों को ऐसा बेवकूफ बना रहे हैं टिकट बेचने के लिए, और टिकट बेच जितनी भी बिके इनकी वैल्यू, लोगों को बताया तो मैं कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी इनकी टिकटें बिक गई, तो इनको जो है ना, बाकी जो कंपनी, जो स्ट्रीमिंग कंपनीज है, वहां से फिर इनको मोटा ऑफर मिल जाता है। तो लेकिन हम्म। जो बेचारे लोग ऐसे इनके लेके, या नेता जो ऐसे कर रहे हैं, लक्ष्मण यादव जैसे, या और भी नेता है, तो लोग अगर भड़केंगे और एक दूसरे को कहेंगे, एक तो सद्भाव भी बिगड़ेगा, पुलिस केसेस होंगे, और कई बार तो रंजिशें बन जाएगी इससे। तो क्या जी कर जी रहे हैं ये? हाँ जी, इस तरह की नेक्सस को उजागर करने की जरूरत है, और इस पे सख्त कानूनी कार्रवाई होने की जरूरत है, ताकि समाज को बांटने का और सद्भाव को बिगाड़ने का कार्य इस तरह ना हो सके, सिर्फ अ, आर्थिक स्वार्थ के लिए। आपकी कोई बात हुई परिवार में या किसी मित्र से इस बारे में, किसी और ने अपने दुख या जाहिर किया हो कि भाई ऐसे अपमानित किया जा रहा है? नहीं, मेरी अभी इस विषय में ज्यादा किसी से बातचीत नहीं हुई है, तो अपने अपने व्यक्तिगत सर्कल में मैं अभी नहीं जान पाया हूँ कि लोगों की इसको लेके क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन हाँ, समाज की एक मतलब एक व्यापक तौर पे समाज से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वो मैंने आपको बताया कि कल ही जो अनुराग कश्यप ने खुद अपने लिए जो उनके लिए जो गालियां उन्हें मिल रही हैं, वो उन्होंने जब ट्विटर पे पोस्ट की हैं, एक्स पे, और उसके ऊपर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि लोग भावनाओं से ग्रस्त हैं, और लोग अपने भावनाओं में जो है रिएक्ट कर रहे हैं। और एक बात ये है ना कि ये ट्विटर ट्विटर क्या खेल लगा रखा है। अरे, आदमी की औलाद हो तो आगे कैमरा के आगे बोलो ना तुम। ट्विटर पे लिख दिया और पूरे वो, ये बीबीसी भी दिखा रहा है, एनडीटीवी दिखा रहा है ट्विटर पे। अबे ट्विटर क्या कुछ देश की जगह है? क्या तुम्हारी शक्ल नहीं है, तुम्हारा मुंह नहीं है जो तुम आके बोलो? दम है तो आगे मुंह मुंह से निकालो तो सही। कि ट्विटर पे लिख दिया, ट्विटर तो ट्विटर ट्विटर एक्स पे लिख दिया, एक्स क्या है? तो भारत की संसद नहीं है तो क्या एक्स, कहीं जो संसद भवन में बोल दिया? नहीं, वो हिम्मत उनमें नहीं है शायद, कि वो अपनी बात को कन्विक्शन से कैमरा के ऊपर रख पाए। उन्हें लगेगा कि भाई अ, अ, जनता देखेगी कि वो जो है ये चीजें बहुत ही बिना किसी विश्वास के बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो झूठ हो सकता है वीडियो पर ज्यादा
सफाई से ज्यादा क्लियरली पकड़ा जा सके, इसीलिए वो कैमरा पे नहीं आके और ट्विटर पर ही ये इस तरह का कंट्रोवर्सी छेड़ रहे हैं। तो इसमें ये भी है कि गवर्नमेंट को ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो लोग काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे गवर्नमेंट को ऑडिट करवाना चाहिए डायरेक्टर्स का। क्योंकि अनुराग कश्यप ने जो फिल्म बनाई थी बॉम्बे वेलवेट, उसके बाद अनुराग कश्यप को कई फिल्में बननी बंद हो गई। तो मुझे जो पता लगी थी बात, वो ये पता लगी थी कि अनुराग कश्यप ने क्या किया है कि डायरेक्ट उसको मनी मिलती थी फिल्म के प्रोडक्शन में, उसने मोटी पैसा खा के पैसा मोटा बनाया और फिल्मों में ढंग से पैसा नहीं लगाया। तो इसके ऊपर भी ऑडिट बैठना चाहिए, गवर्नमेंट इस पे ऑडिट बैठाए कि उस दौरान जी। क्या हुआ है। और दर्शकों को मैं कहूँगा, हाँ। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अभी अगर मैं आपको कॉर्पोरेट जगत से एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल बताऊं, तो ये जो अनमोल जग्गी और उनके भाई, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ये दो ब्लू वाले, ब्लू ब्लू सिख कैप्स। हाँ। ये सिख समुदाय से आते हैं, और इनका जो ब्लू स्मार्ट लेकिन कुशल इलेक्ट्रिक सिख व्हीकल समुदाय है। से आते हैं, खैर सिख से आना तो एक अलग बात हो गई, वो तो इत्तेफाक की बात हो गई। बेसिकली ये करप्ट हाँ, लोग हैं। नहीं मेरा मतलब जानकारी के लिए बताना चाह रहा था कि अ, इनके अगेंस्ट अभी सेबी ने, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया ने कार्रवाई लेते हुए बिल्कुल इनका भी उसी तरीके का इन्होंने जो इनके मतलब बिजनेस के अंदर से जो चीज पकड़ी गई थी, जो एक मैल प्रैक्टिस है, वो ये थी कि 1,000 करोड़ में इन्वेस्टर्स से का इन्होंने पैसा। तकरीबन 100-200 करोड़ रुपया अपने लिए निकाला। खैर टाइम खत्म हो रहा है, तो जो लोग भी अच्छी किताबें बाबा साहब जी की पढ़ना चाहते हैं वो मुझे संपर्क करें, मेरे को एक बार फोन पे कॉल जरूर करें या मैसेज भेजें व्हाट्सएप पर। और मेरा नंबर जरूर सेव करें, निखिल सबलानिया पब्लिकेशंस या निखिल सबलानिया के नाम से। कुशल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नंबर है 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। और एक और नंबर है 8447913116। और हमारी वेबसाइट है NSPMART NSPMart.com। धन्यवाद कुशल आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। जय भीम, जय भारत, तमो बुद्ध, जय फुले। धन्यवाद।